तो चलिए देखते हैं। जो पिछली क्लास थी आपकी वो बेहद आसान थी और आपने ये समझ लिया था कि किसी भी वस्तु के भार में ऊंचाई के साथ क्या परिवर्तन होता है। अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं पृथ्वी तल से तो भार का मान घटता है, और अगर पृथ्वी तल से हम नीचे जाते हैं तो भी भार का मान घटता है या जी का मान घटता बढ़ता है। तो जी से एक शब्द निकल कर आया भार। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार या वेट क्या होता है। तो अगली हेडिंग हमारी है भार, और सीधी हेडिंग डालिएगा भार। भार हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा भार में लिखिएगा किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार वह बल है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी या कोई अन्य आकाशीय पिंड, किसी वस्तु का भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी या कोई अन्य आकाशीय पिंड या कोई अन्य आकाशीय पिंड वस्तु को अपने केंद्र की ओर, वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है या खींचती है, जो भी है। की ओर खींचता है, ठीक। तो भार एक ऐसा बल है जिससे कोई भी ग्रह या कोई भी उपग्रह या कोई भी आकाशीय पिंड किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचेगा वह उसका भार कहलाता है, ठीक। तो भार निकालने के लिए हम करते क्या है, पहले ये समझिएगा। जैसे अगर किसी वस्तु का वेट निकालना है, भार निकालना है, उसके द्रव्यमान में वहां मौजूद गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दीजिएगा, W बराबर mg कर दीजिएगा, तो आपको उस वस्तु का क्या मिल जाएगा, भार। अब अगर जैसे मान लीजिए कि अगर मैं पृथ्वी तल से ऊपर जाऊं तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे जी का मान घटता है। फार्मूला आप सभी लोगों को याद है, वो फार्मूला जो पिछले क्लास में हमने झटके में गलत लिख दिया था, याद है? फार्मूला सही किया था, ऊपर भेजने के बाद माइनस झटके में छूट गया था, है ना। फिर आखिरी में सुधार भी लिया था हम लोगों ने। वही फार्मूला था कि अगर हम ऊपर जाते हैं तो जी डैश का मान यह हुआ करता था, क्या हुआ करता था, G1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। ये तब था जी का मान जब हम कहा जाएंगे, ऊपर, और ऊपर जाने पे जी का मान घटता है। इसी प्रकार अगर आप नीचे जाते थे तो जी डैश बराबर लिखा करते थे G1 माइनस एच अपान आर ई। ये तब के लिए था जब हम पृथ्वी तल से कहा जाते थे, नीचे। और हमने बताया था कि दोनों कंडीशन में जी का मान घटता है। अब जी का मान अगर घटेगा तो हम यहाँ जी का मान कम रखेंगे, और जब जी का मान हम कम रखेंगे यानी जी डैश यहाँ आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। जब जी का मान आप कम रखेंगे तो डब्ल्यू का मान कम आएगा। इसका मतलब अगर हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते हैं, पृथ्वी तल से कहा जाते हैं, ऊपर की ओर, तल से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो जी के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। जी का मान घटेगा यानी भार भी घटेगा, ठीक है। और अगर हम नीचे जाते हैं तो भी वस्तु का मान, उसका जो भार है वो घटेगा, क्योंकि जी का मान क्या होगा, घटेगा। नीचे जाने पे जी का मान घटता है। हमने बताया था कि पृथ्वी के केंद्र पर हम गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 प्राप्त करते हैं, क्योंकि H बराबर आर ई लिखा था और ये कट गया था, एक में से एक गया, 0 आया था, तो जी डैश का मान हमें 0 मिला था। यानी पृथ्वी तल से नीचे जाने पे भार का मान घटेगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और कब 0 होगा, जब हम कहां पहुंच जाएंगे, केंद्र पे। तो पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान 0 होता है, इसीलिए वस्तु का भार भी क्या होता है, 0। तो हमें एक बात ये समझ में आई कि अगर मैं ऐसे ये समझना चाहूं, यहां पर हमने भार ले लिया, ठीक है ना, और यहां पर मैंने तल से दूरी लेना चालू कर दिया, ठीक है ना। तो अगर पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है, ये त्रिज्या लिया है मैंने, दूरी लिया है, ये तल है, तो ये आर ई पर है, तो पृथ्वी के केंद्र पे भार का मान 0 होगा। और अगर देखा जाए तो ये y बराबर mx करके बना है। y बराबर mx का ग्राफ सीधा होता है, एक सीधी रेखा होती है, यानी केंद्र से लेके पृथ्वी के तल तक जी का, सॉरी, जो जी का मान है
या आप कह सकते हैं जो भार का मान है वो बढ़ेगा। आपने यही तो कहा ना कि केंद्र तक जाने पे भार का मान घटेगा, तल से केंद्र तक जाने पे भार का मान घटेगा, यानी केंद्र से तल तक आने पे भार का मान बढ़ेगा। उसके बाद बाहर जाने पे अनंत तक आप जाएं, भार का मान घटेगा। ये हो गया ग्राफ। और इसको मैंने ऐसे क्यों घटाया, क्योंकि ये y बराबर 1/x² के रूप में लिखा हुआ है। तो y बराबर 1/x² का कर्व इस प्रकार होता है। तो भार और दूरी जो है किसी भी प्लैनेट केंद्र से, है ना, उसके बीच अगर हम कर्व खींचेंगे तो हमें ये कर्व मिलता है कि केंद्र से त्रिज्या तक भार का मान बढ़ता है, उसके बाद बाहर जाने के बाद घटता है। ठीक है ना? यस सर। दूसरी भार के बारे में अगर हम जानकारी निकालना चाहें, इसका मात्रक लिखना चाहें, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। ठीक है? और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक, त्वरण है तो चाहे गुरुत्वीय त्वरण है और चाहे त्वरण है, मात्रक इसका होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप जानते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हमने शॉर्टकट में क्या कहा था? न्यूटन। इसका मतलब हम भार का मात्रक डायरेक्ट शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। और इसके पहले आपने पढ़ा भी है कि इसको न्यूटन लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और दूसरी बात क्या है कि यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? भार एक सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण तो एक सदिश राशि है ना, तो त्वरण में समानता किसी अंक का गुणा करेंगे, यानी सदिश में किसी भी आप कांस्टेंट से गुणा करेंगे तो हमेशा सदिश ही मिलेगा, यानी ये एक कैसी राशि है? सदिश। एक छोटी सी बात और है, उसे हम लोग यहाँ समझ सकते हैं, बता देता हूं मैं यहीं पर, इस पॉइंट को खत्म कर दूं जिससे कि भार पूरी हेडिंग खत्म हो जाए। हमारे पास जो अगला है मामला वो है कि भार और किसी भी तरीके से क्या पृथ्वी पर परिवर्तित हो सकता है। तो भार को परिवर्तित होने के मैंने कई सारे तरीके बता दिए। पहला, इसके पहले मैंने बताया था कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर और विषुवत पर बदलता है। विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ेगा क्योंकि जी का मान भी बढ़ता है, क्योंकि विषुवत पे त्रिज्या का मान ज्यादा होता है, इसलिए वहां जी का मान क्या होगा? कम, तो भार कम होगा। ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, इसलिए भार का मान भी बढ़ेगा। जैसे जैसे जी का मान बदलेगा वैसे वैसे किसका मान बदलेगा? भार का। अगला मैंने बताया था कि पृथ्वी की घूर्णन गति, जब पृथ्वी घूर्णन गति तेज करती थी, धीमी करती थी, बताया था ना, पूरी एक क्लास हमने इस पे खराब की है। तो जी का मान बदलेगा। जिन जिन तरीकों से जी का मान बदल सकता है, उन उन तरीकों से वस्तु के भार में क्या आएगा? परिवर्तन। एक तरीका यहां पर भी हम बता दे रहे हैं, जबकि ये है आपका मेनली लिफ्ट। एक ये मेन चैप्टर पीछे का है ना। जब प्योर मैकेनिक्स हम पढ़ रहे थे तो वहां हमने बताया था कि अगर किसी वस्तु को लिफ्ट में रख दिया जाए और लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाए, एक समान त्वरण से नीचे आए, याद है? असमान वेग से, यानी, या उसके बाद आपने बताया था कि स्थिर वेग से ऊपर जाए, स्थिर वेग से नीचे आए, लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, तो वस्तु के भार में क्या फर्क पड़ेगा? ये वही की सवाल है जहां पर एक बंदर दूसरे बंदर की पूंछ पकड़ा था और बंदर ऊपर जाता था और कहते थे कितनी त्वरण से जाए कि बंदर की पूंछ टूटने ना पाए। तो ये सब वही सवालें हैं, वही चीजें हैं, बहुत बेसिक है। तो चलिएगा देखते हैं। हमने कहा एक तरीका और है लिफ्ट का, और थोड़ा समझ लीजिएगा, आ जाएगा। जैसे अगर कोई लिफ्ट है, ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट में एक आदमी खड़ा है जिसका द्रव्यमान यम है। ठीक है? बस ये बहुत बेसिक चीजें हैं, थोड़ा समझ लेंगे तो कभी गलत नहीं होगा आपसे ये, ठीक ना? क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हैं इसलिए और आसानी से आएगा। बताइएगा, किसी वस्तु का भार सामान्यतः कहाँ कार्य करता है? नीचे। ठीक है? और हमने कहा कि जो लिफ्ट है, पहला पॉइंट, मैं बहुत हिंदी नहीं बोलूंगा इसमें, ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक? हमने कहा लिफ्ट एक समान त्वरण से कहां जा रही है? ऊपर। ठीक, ऐसे मैंने बना दिया है, दिख रहा है ना? यस सर। लिफ्ट में अगर आदमी खड़ा है, ये इसकी अभिलंब प्रक्रिया तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। ठीक? और इसका भार mg कहां होगा? नीचे की ओर। और ये ए त्वरण से लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर। अब आप अपने दिमाग में एक बात ये रख लीजिएगा हमेशा कि हमें जो अपना भार महसूस होता है वो प्रक्रिया बल की वजह से होता है। प्रतिक्रिया बल का मतलब क्या समझ पा रहे हैं आप? जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में हम पर लगाती है। तो हमारा भार पृथ्वी तल पर कहां कार्य कर रहा है?
नीचे, केंद्र की ओर। यानी हम पृथ्वी के तल पर एक बल लगाते हैं तो पृथ्वी उतना ही बल उल्टा हमारे ऊपर लगाती है, जिसकी वजह से हमें अपने भार का अनुभव होता है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, पृथ्वी तल पर बल लगाएं और वो प्रतिक्रिया बल हमें ना मिले तो हमें अपना भार महसूस नहीं होगा। बात समझ में आया? यस सर। तो भार का महसूस होना किस बल की वजह से है? प्रतिक्रिया बल की वजह से। ठीक है, यस सर। अब आगे समझिएगा। तो यहां पर देखिएगा लिफ्ट जा कहां रही है? ऊपर। मैंने पीछे बहुत बताया है आपको कि जो ले जाए माइनस जो रोके बराबर जो मिले। तो ले जाने वाला बल ऊपर वाला कौन है? आर। रोकने वाला कौन है? mg। मिला क्या? m इंटू ए। ठीक है, यस सर। mg को उधर भेजो तो r बराबर मिल जाएगा ma और प्लस क्या मिलेगा? mg। ठीक है, अब अगर हमने यहां पर m कॉमन ले लिया तो हमें मिला g प्लस a। ये कब के लिए है? जब वस्तु एक समान त्वरण से कहां जाए? ऊपर। दिख रहा है ना? यस सर। अब इसी कंडीशन में दूसरी कंडीशन हो सकती है, वस्तु एक समान त्वरण से कहां आए? नीचे। यहां पर एक समान त्वरण से नीचे आ रही है, यहां पर आदमी खड़ा है, इसका द्रव्यमान या भार इसका कहां कार्य करेगा? नीचे। अभिलंब प्रक्रिया कहां कार्य करेगा? ऊपर। अब सवाल में गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, बताइए जा कहां रही है वस्तु? नीचे। नीचे ले जाने वाला कौन है? mg ना। रोकने वाला कौन है? r। मिला क्या? m इंटू ए। सही है? यस सर। उधर उधर तो mg इधर आया माइनस ma बराबर क्या मिला? r। यानी r बराबर m कॉमन ले लिया और मिला हमें g माइनस ए। बात समझ में आया? यस सर। ध्यान से देखो, जनरली हमेशा भार, वस्तु का जो भार होता है वो m इंटू क्या होता है? g। यहां पर गुणा कराओ mg प्लस ma। यानी जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है तो व्यक्ति को अपना जो भार है वो mg प्लस ma एक्स्ट्रा आइटम मिल गया हमें। जब प्लस ma एक्स्ट्रा मिल गया तो इसका मतलब हमें एक बात ये समझ में आई, कहां से अटका है ये? क्या बात समझ में आई? हमें ये बात समझ में आई कि जो mg प्लस ए है, सॉरी mg प्लस ए है, उसमें द्रव्यमान यानी भार बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? ma बढ़ गया है ना? यस सर। यानी अगर लिफ्ट में कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए और लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जाए तो बताइए उसका भार उसे कम महसूस होगा या जितना है उससे ज्यादा महसूस होगा? आप महापागल रहोगे। जब ऊपर जा रही है, बता रहे कि mg प्लस क्या लिखा है? ma। सुबह सुबह की क्लास में भी ये हाल है 5 बजे। अभी भी मतलब एक आध समय तुम लोग स्थिर रहते हो कि नहीं? यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर लिखा है mg और माइनस यहां क्या लिखा है? ma। तो यहां पर जो वस्तु का भार है वो बताओ बढ़ा या घटा? घटा, क्योंकि mg माइनस ma अंदर भेजेंगे तो mg में से ma कम हो गया। यानी अगर लिफ्ट एक समान त्वरण से कहां आए? नीचे, तो भार घटेगा, और एक समान त्वरण से कहां जाए? ऊपर, तो भार बढ़ेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रस्सी टूट जाए, किसी की किस्मत खराब हो और रस्सी उसकी क्या हो? टूट जाए। जब रस्सी टूट जाएगी तो लिफ्ट फिर अपने आप गिरेगी, मुक्त रूप से गिरेगी, और जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसका जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है। यानी ए बराबर क्या हो जाएगा? जी यार तुम तो बड़े पागल हो, गुरुत्वीय त्वरण से गिरेगी ना? ए बराबर जी। यहां पर हम लिखेंगे आर, नीचे आ रहा है एम जी माइनस ए का मान भी जी में जी गया 0, 0 से यहां गुणा करा पूरा 0, अभिलंब प्रक्रिया का मान 0 आया। यानी वस्तु को अपने भार का अनुभव नहीं होगा। तो अपने भार का अनुभव लिफ्ट में कम नहीं होगा जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए। अगला इसमें एक काम और हो सकता है, और वो क्या है कि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाए। ध्यान देना, ये एक समान त्वरण से ऊपर गई है और यहां पर एक समान त्वरण से कहां आ रही है? नीचे, और यहां रस्सी टूट गई है। इस पॉइंट को मैं यहां लिख दूं, ठीक है? मैं जहां लिख रहा हूं, जैसे लिख रहा हूं, आपको एकदम वैसे ही कॉपी में लिखना है, उसी क्रम में, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। सही है ना? अब हमने कहा एक समान वेग से, एक समान वेग से ऊपर जाए या
नीचे आए, कुछ भी हो, बस एक समान वेग से हो। जब एक समान वेग से होगा यानी वेग में क्या नहीं होने वाला है, परिवर्तन। जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण नहीं आएगा, क्योंकि त्वरण की परिभाषा ही है वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण। यानी वेग में परिवर्तन हो समय के साथ, और यहां पर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा यानी त्वरण का मान क्या आएगा, 0। जब ए का मान 0 आएगा तो आर बराबर यम जी प्लस ए करोगे तो ए का मान क्या रखोगे, 0। सीधे आर बराबर क्या मिलेगा, यम जी। ये तब के लिए जब कहा जाएगा ऊपर, और अगर नीचे आता तो आर बराबर तब भी लिखते एम जी माइनस ए, और ए का मान 0, तो भी हमें आर बराबर क्या मिलता, एम जी। बात समझ में आया? यस सर। तो चाहे ऊपर जाए और चाहे नीचे आए, समझ आ रहा है ना? यस सर। आर बराबर हमें क्या मिलने वाला है, एम जी। यानी एक समान वेग से गति करने पर इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। बनाइए इसको फटाक से आप समझिए। जाओ यार, एक लोग सर खोल के आओ पीछे।